हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीटेट साइंस को करने वाले हैं। बेसिकली सीटेट साइंस में 30 क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें से 20 मेन कोर्स सब्जेक्ट से पूछा जाता है और 10 क्वेश्चंस उसके मेथड मतलब उनकी पेडागोजी से पूछा जाता है। तो आज हम 20 जो कोर्स सब्जेक्ट से पूछा जाता है उन पे बात करने वाले हैं और 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा पहला सवाल है आज का, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिसीज आर कॉज्ड बाय फंगी? निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग कवक के कारण होता है? सैटर्स कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो विन मोजाइक ऑफ भिंडी। सिट्रस कैंकर गेहूं का जंग, भिंडी की पीली सिरा मोजिक। तो देखो, सिट्रस कैंकर जो है वो है बैक्टीरियल डिसीज, तो ये तो होगा नहीं, ये होता है बैक्टीरिया से मतलब जीवाणु से। रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो होता है फंगी से, बिल्कुल ये कवक से होता है, ये सही जवाब है। येलो विन ऑफ मोजाइक ऑफ भिंडी, भिंडी की पीली सिरा मोजिक जो है वो होता है वायरस से, इसलिए ये भी ऑप्शन होगा गलत। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ओनली बी, केवल बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर के सवाल पे। जो हमारा दूसरा सवाल है वो क्या है? मैथ्स द फॉलोइंग ह्यूमन डिसीजेज विद देयर कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित मानव रोगों का उनके कारक सूक्ष्म जीवों से मिलान करें। कोलेरा, मलेरिया, मीजल्स, रिंगवॉर्म, हैजा, मलेरिया, खसरा, रिंगवॉर्म का हमें मिलान करना है। वो ये जो डिसीज है किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? देखो, कोलेरा जो है जिसको हैजा बोलते हैं वो होता है बैक्टीरिया से, इसलिए 1 का हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, दूसरा है मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोन डिसीज है, इसलिए मलेरिया होगा प्रोटोजोआ से, तो जो हमारा 2 है वो हो जाएगा उसका डी। तीसरा है मीजल्स, मीजल्स को हिंदी में खसरा कहते हैं। मीजल्स जो होता है वो होता है वायरस से, इसलिए खसरा वायरस से, मतलब जो 3 है उनका हो जाएगा ए। चौथा क्या है? रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म जो होता है वो होता है फंगी से, कवक से, इसलिए 4 का हो जाएगा डी। तो देखो 1 बी 2 डी, अच्छा 2 डी, डी नहीं बल्कि सी। 1 बी 2 डी 3 ए 4 सी, देखो किस ऑप्शन में है? 1 का बी। ओके, एक ही ऑप्शन में है ना सर, 1 का बी, 1 बी 2 डी 3 ए 4 सी, यस, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है इसका करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग? निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा, अमीबा, ईस्ट। देखो, हाइड्रा जो है वो बिल्कुल बडिंग से करता है, ये सही जवाब है। अमीबा बडिंग से नहीं करता है, इसका जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन से होता है। तीसरा है ईस्ट, ईस्ट भी बडिंग से करता है, मतलब ईस्ट भी मुकुलन से करता है। तो हाइड्रा और ईस्ट दोनों करता है बडिंग से, मतलब मुकुलन से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड सी बोथ, जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बढ़ते चौथे नंबर के सवाल पे। जो हमारा चौथा सवाल है वो क्या है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग बी कांस्टेंट? एक समान वृत्ताकार गति में निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर होगा? तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी अचर नहीं होता है। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब त्वरण भी कांस्टेंट नहीं होगा। वेग नहीं होता है अचर, वेग स्थिर नहीं होता है, इसलिए त्वरण भी अचर या स्थिर नहीं होगा। चाल जो है, जो स्पीड है हमारा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक समान वृत्ताकार गति में हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ओनली सी, जो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं पांचवें नंबर के सवाल पे। जो हमारा पांचवा सवाल है वो क्या है? अर्थवर्म्स एंड फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन बिकॉज ऑफ विच द स्किन ऑफ बोथ द ऑर्गेनिज्म इज। केंचुए और मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है मॉइस्ट एंड रफ, मतलब नम एवं खुरदरा, ड्राई एंड रफ, मतलब सूखा एवं खुरदरा, ड्राई एंड स्लीमी, मतलब सूखा एवं चिपचिपा, मॉइस्ट एंड स्लीमी, मतलब नम और चिपचिपा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉइस्ट एंड स्लीमी। नम और चिपचिपा होता है उनका त्वचा, उनका स्किन, इसलिए इनसे ये सांस लेता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आ जाओ छठे नंबर के सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेदरिंग इज वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, अपक्षय मिट्टी के निर्माण की बहुत ही तेज प्रक्रिया है। तो देखो, वेदरिंग जो होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, जो मिट्टी बनने का प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है, बहुत फास्ट नहीं है, इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा है पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, जहां पे बालू वाला मिट्टी होगा, जहां पे रेतीली मिट्टी होगा, मतलब सैंडी सॉइल होगा, वहां पे जो पानी है वो जल्दी से रिस जाएगा, मतलब पानी जल्दी से पर्कुलेट कर जाएगा, मतलब चूस लेगा पानी को जल्दी से वो। तीसरा है लोमी सॉइल कंटेन्स ओनली सैंड एंड क्ले, दोमट मिट्टी में केवल रेत और चिकनी मिट्टी होती है। तो देखो, लोमी सॉइल जो दोमट मिट्टी है इनमें सिल्ट भी होता है, क्ले भी होता है, सैंड भी होता है, इसलिए ओनली सैंड एंड क्ले, ये ऑप्शन हमारा बहुत ज्यादा सही नहीं है। तीसरा है टॉप सॉइल कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस,
ऊपरी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो बिल्कुल सही जवाब है, जो टॉप सॉइल है उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी है सही। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी एंड डी। बी एंड डी कौन सा ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, सही जवाब। हम बढ़ते हैं 7वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 7वां सवाल है वो क्या है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। द हीट 40 डिग्री सेल्सियस पर एक लोहे की गेंद को 40 डिग्री सेल्सियस पर पानी से भरे एक जग में डाला जाता है, तो ताप क्या होगा, मतलब जो टेम्परेचर है वो किस बॉडी से किस बॉडी की ओर जाएगा। ऑप्शन पहला है विल फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, मतलब आयरन से वाटर में जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या फिर ना तो वो पानी से आयरन में जाएगा ना आयरन से पानी में। तीसरा है विल फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। तीसरा ऑप्शन है पानी से आयरन बॉल में जाएगा। चौथा ऑप्शन है विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, क्या दोनों का तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो देखो क्या होता है कि जब दोनों का टेम्परेचर सेम होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं, तो ये टेम्परेचर एक दूसरे में फ्लो नहीं करेगा, मतलब ना तो वो आयरन बॉल से पानी में जाएगा ना ही पानी से आयरन बॉल में जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन टू वाटर, लोहे से पानी में या पानी से लोहे की गेंद में प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 8वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 8वां नंबर का सवाल है वो क्या है, ऑन एडिंग फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर टू अ कलरलेस सॉल्यूशन नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो फिनोल्फ्थलीन विलियन में, रंगहीन विलियन में डाला जाता है। फिनोल्फ्थलीन जो है वो एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, वो एक रंगहीन विलियन में डाला जाता है, तो उसमें देखा क्या गया कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस विलियन की प्रकृति क्या है, इस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो देखो फिनोल्फ्थलीन जो है वो एसिड में होता है कलरलेस, अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं इसको तो ये होता है कलरलेस, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये हो जाता है पिंक, ठीक है। इसीलिए और तीसरा है क्या कि अगर हम न्यूट्रल में डालें तो न्यूट्रल में तो कोई कलर चेंज होगा नहीं, एसिड में होता है कलरलेस मतलब अम्ल में होता है रंगहीन, बेसिक में मतलब क्षारीय में हो जाता है ये पिंक कलर का। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा या तो होगा ये एसिडिक, या तो होगा न्यूट्रल, या तो होगा एसिडिक मतलब या तो होगा अम्लीय, या होगा उदासीन, तभी ही इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम बढ़ते हैं 9वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 9th नंबर, 9th मतलब 8वें सवाल, अच्छा 2 बार 8 आ गया, कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन ज्यादा करने वाले हैं। इन अ टॉल ट्री व्हिच फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, एक ऊंचे पेड़ में कौन सा बल मिट्टी से पानी और खनिज खींचने के लिए जिम्मेदार है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ट्रांसपोर्टेशन फोर्स मतलब परिवहन बल, सक्शन फोर्स मतलब चूषण बल, या कंडक्शन फोर्स मतलब संचालन बल। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है सक्शन फोर्स, जो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसको हिंदी में चूषण बल कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 9वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 9th नंबर का सवाल है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, या मेलामाइन। देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो क्या है, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं जिसको फिर से हीट करके हम दूसरा शेप में नहीं ला सकते हैं। और एक और टाइप होता है प्लास्टिक, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं जिसको हम हीट करके अलग अलग शेप में फिर से ला सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग का जो एग्जाम्पल है वो है बेकेलाइट, लेकिन पीवीसी नहीं है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो होता है थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल, तो बेकेलाइट तो सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा जो है मेलामाइन, मेलामाइन भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी होगा सही। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए एंड सी बोथ, जो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और सी दोनों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 10वें नंबर के सवाल पे। 10वां सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म नॉन मेटलिक हाइड्रोक्साइड, मेटल्स ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक नेचर। इनको हिंदी में क्या कह रहे हैं हम, अधातुएं आमतौर पर अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, अधातुएं जल के साथ क्रिया करके अधातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, धातुएं समानता अम्लीय प्रकृति की, धातुएं की मतलब धातुएं की ऑक्साइड समानता अम्लीय प्रकृति की होती है। तो जो पहला ऑप्शन है नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये बिल्कुल सही है, जो अधातुएं वो आमतौर पर अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म नॉन मेटलिक हाइड्रोक्साइड, तो जनरली नॉन मेटल भी वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या ये करके मेटलिक नॉन मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल है गलत, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा है मेटल ऑक्साइड, जो धातु की ऑक्साइड होती है वो समानता अम्लीय प्रकृति की होती है। तो देखो धातु की ऑक्साइड अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय, बल्कि जिसको हम बेसिक कहते हैं, बेसिक नेचर का होता है, इसलिए ये भी हमारा आंसर है गलत, ये क्षारीय होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिर्फ ए, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। अब हम बढ़ते हैं 11वें नंबर के सवाल पे। जो 11वां सवाल है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं, रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल,
डेड रिमेन्स ऑफ बर्ड ओनली, डेड रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट्स ओनली, या डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनको हिंदी में हम क्या कह रहे हैं, निर्जीव पदार्थों के अवशेष से, केवल पक्षियों के मृत अवशेष से, केवल कीड़ों के मृत अवशेष से, या जीवित जीव के मृत अवशेष से। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम हिंदी में जीवित जीव के मृत अवशेष कहते हैं। इन्हीं से बनता है फॉसिल फ्यूल। अब हम बढ़ते हैं 12वें नंबर के सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे ज्वलन ताप कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो न्यूनतम तापमान पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ ले उनको हम ज्वलन ताप या फिर इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, द टाइप्स ऑफ कंबसन in which a material is suddenly burst into flames without the application of any apparent cause is known as a rapid combustion। दहन के प्रकार जिसमें कोई सामग्री बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक आग की लपेटे में बदल जाती है उसे तीव्र दहन के रूप में जाना जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको रैपिड नहीं बल्कि इसको स्पॉन्टेनियस कंबसन कहते हैं, जिसको हिंदी में स्वतः स्फूर्त दहन कहा जाता है। ये तीव्र दहन नहीं है, इसलिए ये भी ये आंसर, ये जो स्टेटमेंट है ये होगा हमारा गलत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ओनली, मतलब पहला आंसर सही है। अब हम बढ़ते हैं 12वें नहीं बल्कि 13वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 30th नंबर का सवाल है वो क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, मतलब यहाँ पे हमें करना है मैच, मिलान करना है। सेल वॉल, जीन, प्रोकैरियोट, सेंट्रोसोम, कोशिका भित्ति, जीन, प्रोकैरियोट या सेंट्रोसोम को मिलाना है हमें। तो देखो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में ही पाया जाता है, सिर्फ एनिमल सेल में होता नहीं। कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ पादप सेल में होगा, इसलिए 1 का तो हो जाएगा हमारा बी। ठीक है। अब 2 देखो क्या है, जीन है। जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन जो है वो विरासत की इकाई है, इसलिए दूसरा का हो जाएगा सी। ठीक है। तीसरे को देखो प्रोकैरियोट्स, देखो प्रोकैरियोट्स क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है। और वो उसका जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया, इसलिए 3 का हो जाएगा डी। ओके। अब देखो 4 का क्या होगा, 4 है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल जिसको हम जंतु कोशिका कहते हैं, सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और इनका काम है सेल डिवाइड करना, इसलिए 4 का हो जाएगा ए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 1b 2c 3d 4a। देखो 1b 2c 3d 4a कहाँ पे, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, 1b 2c 3d 4a। ओके। अब हम बढ़ते हैं 14 नंबर के सवालों पे। जो हमारा 14वां सवाल है वो क्या है, एक्वेटिक एनिमल इन विच फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन वाटर आर सेड टू बी। जलीय जंतु जिनमें निषेचन जल में होता है कहलाते हैं विविपोरस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओविपोरस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, विविपोरस विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपोरस विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हिंदी में इसको क्या कह रहे हैं, निषेचन के बिना सजीव प्रजक, बाहरी निषेचन के साथ अंड प्रजक, बाहरी निषेचन के साथ सजीव प्रजक, या आंतरिक निषेचन के साथ अंड प्रजक। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ओविपोरस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो ओविपोरस किसको कहते हैं, जो एग प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर होगा ओविपोरस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहरी निषेचन के साथ अंड प्रजक। ठीक है। ओविपोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो एग प्रोड्यूस करता है। अब हम बढ़ते हैं 15 नंबर के सवाल पे। जो हमारा 15 नंबर का सवाल है वो क्या है, वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प को चुने। वेट ऑफ अ बॉडी इन एनी प्लैनेट इज कांस्टेंट। किसी भी ग्रह पर किसी पिंड का भार नियतांक होता है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वेट जो है वो वैरी करता है, वो अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होता है। दूसरा है मास ऑफ अ बॉडी इन एनी प्लैनेट इज कांस्टेंट। किसी भी ग्रह पर किसी पिंड का द्रव्यमान नियतांक होता है, ये बिल्कुल सही है। मास जो है, जो द्रव्यमान है वो सभी ग्रह पे समान होता है। तीसरा है प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। द्रव में दबाव गहराई के साथ बढ़ता है, तो बिल्कुल सही बात है, द्रव में दबाव गहराई के साथ बढ़ता है। तो सी ऑप्शन भी हमारा सही है, तो इसका ऑप्शन 2 होगा करेक्ट आंसर, बी एंड सी बोथ। अब हम बढ़ते हैं 16वें नंबर के सवाल पे। 16वें नंबर का जो सवाल है वो क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। द हायर द फ्रीक्वेंसी द लाउडर द साउंड। आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी ही तेज होगी। द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड द श्रिलर द साउंड। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी तीव्र होगी। द हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिच। मतलब आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारतम्य उतनी अधिक। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, द हायर द फ्रीक्वेंसी द लाउडर द साउंड, तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच होता है, लाउडर द साउंड नहीं होगा। मतलब आवृत्ति अधिक होगी तो उनका जो पिच होगा वो अधिक होता है, मतलब उसका तरत्व अधिक होता है, इसलिए ये है हमारा स्टेटमेंट गलत। दूसरा देखो स्टेटमेंट क्या था, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड
द श्रिलर द साउंड, आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तीव्र होगी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, अगर आयाम ज्यादा होगा तो ध्वनि श्रिल नहीं बल्कि ध्वनि लाउड होगा, ठीक है, मतलब ध्वनि तेज होगी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या है, द हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिच, आवृत्ति जितनी अधिक होगी तरत उतनी अधिक होगी, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच ज्यादा होगा, और पिच ज्यादा होगा तो आवाज भी श्रिल होगा। मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं तो जो आवाज है वो पतला हो जाता है। यही कारण है कि वुमेन का जो आवाज है वो पतला होता है, क्योंकि उनका पिच या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है मैन के कंपेयर में। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली सी, केवल सी। अब हम बढ़ते हैं 17वें नंबर के सवाल पे। जो 17वां सवाल है वो क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही विकल्प चुने। अभिकथन देखो क्या है, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि Zn जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका तर्क जो रीजन है वो क्या है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल गलत है। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता तो फिर कॉपर इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाता, कॉपर को डिस्प्लेस जिंक कर ही नहीं पाता। यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, मतलब जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसका जो रीजन है वो गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3, मतलब ए सही है, आर गलत है। अब आ जाओ 18वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 18वां सवाल है वो क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुने। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, अवतल दर्पण वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये बिल्कुल सही है, कॉनकेव मिरर रियल इमेज और आभासी इमेज दोनों बनाता है। देखो मोस्ट ऑफ द केस में कॉनकेव मिरर रियल इमेज ही बनाता है, बस एक ही केस है जहां पे ये आभासी प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली रियल इमेज, समतल दर्पण केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, बल्कि प्लेन मिरर जो है, जो समतल दर्पण है, वो हमेशा और हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल इमेज, उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो उत्तल दर्पण है, वो हमेशा वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए एंड सी बोथ, जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो थर्ड, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, ए और सी। अब हम बढ़ते हैं 19वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 19वां सवाल है वो क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुने। प्लैनेट वेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर ही घूमता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा है अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तीसरा है प्लैनेट यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यूरेनस ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। देखो वेनस और यूरेनस ये दो ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, रेस्ट जितने भी प्लैनेट है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इसलिए यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है, मतलब सारा जो स्टेटमेंट वो सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ए बी एंड सी, सभी ए बी और सी सही है। अब हम बढ़ते हैं 20वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 20th नंबर का सवाल है वो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें मैच करना है, कोई क्लाइम बेकिंग सोडा, सिलेक्ट लाइम, कॉस्टिक सोडा। सही, बिना बुझाया हुआ चूना, बेकिंग सोडा, बुझा हुआ चूना या कास्टिक सोडा। देखो क्विक लाइम का जो फॉर्मूला है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो 1 का हो जाएगा ए, ठीक है। 2 देखो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं, तो 2 का हो जाएगा डी। 3 का क्या होगा, स्लैक्ड लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो 3 का हो जाएगा बी। 4 का क्या हो जाएगा, 4 का है क्या, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो 4 का हो जाएगा सी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी, 4 का सी, ये है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका है सही जवाब। ठीक है, तो आज हम 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे हैं। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, फिर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।